जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में कल भी गिरावट आई थी और आज भी गिरावट आई है, और उसका कारण मैं कल भी वीडियो में बताया था और आज भी बताऊंगा, और आज अच्छे से समझाऊंगा भी आपको। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो दिवालिया हुई थी, अडानी के बिड को मंजूरी दी गई थी। सीओसी के फैसले पे वेदांता ने ऑब्जेक्शन किया था, अपील की थी एनसीएलटी में, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अपील में मतलब वेदांता की अपील को फिर से खारिज कर दिया गया था, गया है एनसीएलटी की तरफ से, और फिर से जो अडानी की बोली को मंजूरी पहले दी गई थी उसी को जो है कंटिन्यू किया है एनसीएलटी ने। एनसीएलटी ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी कोई यहाँ पे चीज़ नहीं दिख रही है जिससे ये लगे कि अडानी के बोली को नाजायज़ तरीके से जो है वो मंजूरी दी गई है। जो भी सीओसी ने किया है वो अच्छे से प्रोसेस के थ्रू जो है किया है, और इसमें कोई मतलब दिक्कत परेशानी उनको नहीं दिख रही है। एनसीएलटी को कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा है जिससे ये जो है फैसला रिवर्स किया जाए। तो मतलब अब क्लियर फैसला जो है अदानी के पक्ष में आ चुका है। अब जब अदानी के पक्ष में फैसला आया तो एक थियरी बहुत पहले से, अभी से नहीं, मतलब साल 2 साल पहले से ही चल रही है कि जब अदानी एनसीएलटी में बिड जीतेंगे तो जयप्रकाश पावर वेंचर की जो 24% की हिस्सेदारी है, ये यहाँ पे 24% हिस्सेदारी है, जो अगर नाम अभी देखेंगे तो आपको जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के नाम पे 24% स्टेक है, ये अडानी एंटरप्राइजेज के नाम पे जाएगी, क्योंकि सारी की सारी एसेट जो भी हैं इस जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की, वो सारे के सारे एसेट, चाहे वो इक्विटी शेयर में हो, चाहे ऐसे फिजिकल शेयर हो, चाहे मतलब कोई फिजिकल चीज़ हो, जो भी है हर एक वस्तु अडानी एंटरप्राइजेज की हो जाएगी, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज ने ही बोली लगाई थी। ठीक है, अब समझिएगा, अब हर एक चीज़ जो भी एक वस्तु है, जो भी एक एसेट कह लीजिए उसको है, वो अडानी एंटरप्राइजेज का हो जाएगा। फिर बाद में खबर निकल के सामने आई कि ठीक है अडानी एंटरप्राइजेज तो बिल लगाया है, लेकिन जब कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अडानी एंटरप्राइजेज की हो जाएगी तो फिर उसके, क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कई सारे बिजनेस हैं, अब वो कई सारे बिजनेस से अडानी एंटरप्राइजेज को कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करेगी, क्योंकि अडानी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप के पास भी कई सारे जो है सेक्टर में कंपनियां हैं, तो अलग अलग, क्योंकि इसका बिजनेस भी अलग अलग, कई सारे बिजनेस एक में है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, तो इसके भी सभी के सभी अलग अलग बिजनेस जो है अलग अलग कंपनियों को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, या फिर कह लीजिए वो उनमें जो है वो उनकी हिस्सेदारी बनेगी। ठीक है ना, वो लेंगे। तो इसी तरीके से थियरी निकल के, थियरी क्या मतलब, अनाउंसमेंट ही था ऑफिशियल कंपनी की तरफ से, अडानी पावर की तरफ से, कि अडानी एंटरप्राइजेज जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का टोटल अधिग्रहण करेगी, तो अडानी एंटरप्राइजेज से फिर अडानी पावर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पावर बिजनेस को और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के 24% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी अडानी पावर। किससे? अडानी एंटरप्राइजेस से, क्योंकि अब ये जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है वो सारी की सारी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की हो चुकी है, तो अब सारे के सारे एसेट जो है वो अडानी एंटरप्राइजेज के अंडर आएंगे। अब कुछ अल्ट्राटेक सीमेंट या कुछ इस तरीके से कंपनी ने भी इसके कुछ प्लांट खरीद, सीमेंट प्लांट खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है, या फिर कह लीजिए एक तरीके से, और अडानी पोर्ट ने भी कुछ ज़मीन वमीन इनके लैंड हैं उनको अधिग्रहण करने के लिए अडानी एंटर, क्योंकि एक ही ग्रुप है सब, तो जिससे अडानी एंटरप्राइजेज को मतलब नहीं है, वो बिजनेस रखने से क्या मतलब है, तो वो अपनी ही कह लीजिए कि सब्सिडी कंपनी या अपने ही ग्रुप की कंपनियों को ट्रांसफ़र कर देगी। तो इससे क्या हुआ कि एक और थियरी चली थी कि जयप्रकाश, ये अडानी पावर के पास जब जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की 24% स्टेक जाएगी, पावर बिजनेस जाएगा, तो वो तो चलिए हो सकता है कि बाद में उसको अपने में मर्ज कर ले या उसको एक अलग एंटिटी बना के ही ट्रीट करे, जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का पावर बिजनेस रहेगा अडानी पावर, उसको एक अलग सब्सिडी कंपनी ही बना के ट्रीट करे, वो अलग है, या फिर भविष्य में चाहे तो मर्जर भी कर सकती है अपने बिजनेस में। लेकिन जो ये 24% का हिस्सेदारी अडानी पावर खरीद रहा है, या अडानी पावर को जो मिलेगी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की, जिस शेयर की ये वीडियो है जेपी पावर की, तो ये 24% स्टेक लेके जयप्रकाश पावर वेंचर दो तीन चीज़ कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं कर दूं आपको ये वाला स्क्रीन यहाँ पे। अब जयप्रकाश पावर वेंचर की जो 24% हिस्सेदारी है वो अब अडानी पावर के पास चली जाएगी। ठीक है ना, अडानी एंटरप्राइजेस से ये खरीद लेंगे पावर बिजनेस और 24% हिस्सेदारी भी।
अब 24% हिस्सेदारी अब हो जाएगी जब जेपी पावर में अडानी पावर की। तो ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि नया इक्विटी शेयर का अधिग्रहण कर सकते हैं, और मतलब जो फ्रेश इशू होते हैं ना शेयर, तो फ्रेश इशू शेयर जो है वो खरीद लेंगे, और मान के चलिए कि 26% और इक्विटी शेयर ये खरीद लेंगे, 26 नहीं 27%, 27% मान लेते हैं और इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के। नए इक्विटी शेयर जो पहले से हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, नया इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से या कन्वर्टेबल वारंट के माध्यम से या कैसे भी करके कर लिए, तो क्या हो जाएगा कि जेपी पावर में अडानी पावर की 51% हिस्सेदारी हो जाएगी, 51% हिस्सेदारी हो जाएगी। तो ये जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड भी अडानी पावर की सब्सिडी कंपनी बन जाएगी, और फिर बाद में जब सब्सिडी कंपनी बन जाएगी 50% हिस्सेदारी से, तो फिर इसको बाद में हो सकता है तो ये इसको भी अपने में मर्जर कर लें। अभी नहीं, मतलब भविष्य की बात है। तो इससे भी थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधरा था कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में तेजी आएगी। नहीं तो मतलब ये ओपन ऑफर भी ला सकते हैं, क्योंकि 24% या ज़्यादा इक्विटी शेयर का अधिग्रहण कोई भी कंपनी किसी का करती है तो फिर उसको ओपन ऑफर लाना पड़ता है। मतलब एक एक निश्चित प्राइस जो 2 महीने 3 महीने का या 6 महीने का एक वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता है, उस पर उनको ओपन ऑफर लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ओपन ऑफर भी लाएंगे। अब ओपन ऑफर डिस्काउंट पे भी आता है, जैसे कि 18 रुपये तो मान के चलिए 15 रुपये भी आता है, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अगर ऊपर है तो लगभग मान के चलिए 20 रुपये 22 रुपये पे भी आ सकता है। तो अगर ओपन ऑफर प्रीमियम प्राइस पे आएगा तो वैसे ही आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि जो भी ओपन ऑफर का प्राइस रहेगा लगभग प्राइस उस प्राइस के आसपास जाने की कोशिश करेगा। डिस्काउंट पे रहेगा तो डिस्काउंट पे आने की कोशिश करेगा, प्रीमियम पे रहेगा तो प्रीमियम। तो ये भी था कि प्रीमियम पे अगर ओपन ऑफर आता है तो फिर जो है शेयर में मोमेंटम आएगा। तो कई सारी चीज़ें पॉजिटिव कार्य कर रही थी जब तक ये जो है फैसला नहीं आया था। अब जब एक बार फैसला आ जाता है ना तो सारी की सारी जो हाइप होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपको ही मैं बोल दूं कि मैं आपको कुछ बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है वो देने वाला हूँ। अभी जो 5 जुलाई है तो कह लीजिए मैं 15 जुलाई को आपको दूंगा। अब आपको उस 15 जुलाई का बहुत इंतजार रहेगा बेसब्री से कि कब देंगे कब देंगे कब देंगे। अब मैं जब दे दिया आपको तो फिर अब किसी चीज़ का इंतजार नहीं है, उम्मीद नहीं है। स्टॉक मार्केट चलता है उम्मीदों पे। कुछ उनको दूर का दिखना चाहिए कि हाँ उस समय ये चीज़ होना चाहिए तो उसके वजह से आज तेजी आनी है। अब वो चीज़ हो गया तो फिर उस चीज़ का महत्व नहीं रह गया। अब उसके बाद आगे क्या होने वाला है मार्केट उस पर फोकस करके चलता है, ठीक है ना। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब रिजल्ट कंपनियों का आना होता है तो ये हाइप बनती है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। इन्फोसिस का, विप्रो का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, एसबीआई का, टीसीएस का, मतलब कोई भी एक कंपनी का नाम ले लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब ठीक है, बढ़िया रिजल्ट आता भी है, उसके बाद में उनमें गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो चीज़ हो चुकी होती है, क्योंकि उस पर मार्केट पहले से ही रिएक्ट कर चुका होता है। तो न्यूज आने के बाद सेलिंग होती है। तो न्यूज ऑन सेल करके एक थियरी चलती है कि जब भी कोई अच्छी न्यूज आनी होती है तो मार्केट पहले रिएक्ट करता है, जब वो न्यूज आ जाती है तो फिर उस पर मार्केट निगेटिव रिएक्ट करता है या प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि अब आगे कुछ दिख नहीं रहा है। और उसमें 2 इवेंट साथ में ही था, रिजल्ट भी आने वाला था और न्यूज भी। तो न्यूज तो दोपहर में ही आ गई, तो मार्केट दोपहर में अपना देख लिया कि हाँ कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। उसके बाद जब ही न्यूज आ गई तो अब जो है उम्मीद आ गई रिजल्ट पे। अब रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कैसा आ सकता है, तो अब इस पे कैलकुलेशन शुरू हुआ। तो अभी देख सकते हो आप लोग रिजल्ट कितना निगेटिव आया है, 13 करोड़ का कह लीजिए लॉस आया। अब तक का अगर पिछले मैं 10 क्वार्टर का आपको डाटा दिखाऊं, मतलब यहाँ पे जून 2023 तक का, तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल कंपनी थी। उसके बाद कंपनी को लास्ट टाइम मार्च 2023 में 44 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि डाटा जहाँ तक अवेलेबल है। मतलब 10-11 क्वार्टर के बाद में कंपनी को 13 करोड़ रुपया का लॉस हो रहा है, ये मामूली बात नहीं है। उसके बाद भी अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पिछले क्वार्टर से 11,500 करोड़ रुपए से बढ़ के रेवेन्यू 13,500 करोड़ रुपए या लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। लेकिन खर्चा देखिए 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ के लगभग 12,500 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़ रुपए यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुआ है, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब खर्चे बढ़ने की वजह से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 121 करोड़ केवल आया। मार्जिन की बात करेंगे तो पिछले वहीं केवल वो मार्च वाला मार्जिन छोड़ दिया। हालांकि उस मार्च 2023 में भी जब 44 करोड़ का लॉस हुआ था तब भी कंपनी का मार्जिन 16% पे था। उसके बाद का अगर आप लोग पिछला 8-10 क्वार्टर का अगर आप लोग डाटा देखेंगे, और ये एक पिछला दिसंबर वाला भी 15% था, तो 30%, 25%, 48%, 45%, 38% ऐसे इसका मार्जिन रहता था।
पिछले क्वार्टर में मार्जिन इसका थोड़ा सा बिगड़ा था, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट केवल 4 करोड़ का हुआ था। यही मार्जिन अगर 30% का रहता तो आपको 150 करोड़ ऐसे करके नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। अभी क्या हुआ है कि उम्मीद, जैसे कि एक क्वार्टर चलिए ठीक है बिगड़ जाता है कभी कंपनी का, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए कि 30% मार्जिन था, बिगड़ के जो है यहाँ पे 26% आ गया, लेकिन अगले ही क्वार्टर में 48% फिर से मार्जिन पहुंच होगा। तो एक दो क्वार्टर यहाँ पे 25% था, उसके बाद 29%, फिर 38% मार्जिन हो गया। तो मार्केट जब एक बार मार्जिन घटता है तो लगता है मार्केट को कि ठीक है, कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा हो गया होगा तो मार्जिन घट गया है, तो उससे क्या मतलब है। लेकिन वो एक ट्रेंड जब बन जाता है, क्योंकि 33, 15, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 मतलब घटता ही जाएगा अगर, तो ये ट्रेंड अगर एक बन जाएगा तो फिर मार्केट उसको निगेटिव लेता है। इसी मार्जिन की वजह से इसमें गिरावट है। अब इसको एक चीज़ और समझिए, पिछले 4-5 क्वार्टर से केवल इसको 40 करोड़, 50 करोड़, 26 करोड़ रुपया का अदर इनकम हो रहा था। इस बार 84 करोड़ रुपया का अदर इनकम हुआ। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बस 1 मिनट की सोच के देखिए कि अगर इस बार इसको 84 करोड़ का इनकम, अदर इनकम न होके 50 करोड़ का अदर इनकम हुआ होता, तो 34 करोड़ यहाँ से फिर माइनस होता, क्योंकि अदर इनकम इसको 34 करोड़ ज़्यादा हुआ है पिछले क्वार्टर से, अगर कह लीजिए 30 करोड़ ही ज़्यादा हुआ है, तो 30 करोड़ हुआ और 13 करोड़ इधर, मतलब 43-44 करोड़ का फिर से उसी टाइप का यहाँ पे लॉस हो जाता। अब हर बार ये अदर इनकम इतना होगा नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अदर इनकम बढ़ने के बावजूद कंपनी को लॉस हो रहा है, दिक्कत है। और एक चीज़ ये भी बताना भूल गया, देखिए पहले कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़। अभी इस बार केवल 87 करोड़ रुपया का कर्ज भी पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट, ब्याज जिसको कहते हैं। अगर यही ब्याज अभी फिर से जो है इसको 100 करोड़ या 110 करोड़ देना पड़ता, तो 13-14 करोड़ यहाँ से भी 20 करोड़ घटता, तो 60 करोड़ हो जाता। मतलब अगर टोटल, अगर सारा का सारा चीज़ हम लोग बदल के देखें, जो बढ़ा है या जो घटा है, जो मतलब पॉजिटिव चीज़ें थी, तो उतना पॉजिटिव चीज़ें होने के बावजूद भी ये 13 करोड़ लॉस आया है। तो थोड़ा सा आगे का ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क बनेगा। थोड़ी सी अब मार्जिन फिर से सुधरेगा नहीं सुधरेगा, कब सुधरेगा, ये थोड़ा सा एक जो है दिक्कत हो जाता है। तो इसकी वजह से भी गिरावट आ रही है। और जो मार्केट कल डिस्काउंट करके चल रहा था, ये इसी न्यूज़ को चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जो है लगाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर। हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितना आएगा कैसे आएगा, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, फजाइज है, DIज है, वो तो सब कुछ लगभग लगभग कर लेते हैं ना अपना। तो इसके वजह से यहाँ पे आ रहा है। इसी वजह से आज इसमें 5.5% की गिरावट आ रही है। और यही कारण था कि कल भी इसमें जो है एक गिरावट आई थी, और पहली गिरावट में कल तो 70 रुपये तक भी नीचे गया था। समझ रहे हो आप लोग। तो जब तक किसी न्यूज़ का इंतजार रहता है तब तक मोमेंटम आता है, जब वो न्यूज़ आ जाती है तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट जब एक बढ़िया मोमेंटम कोई भी शेयर में आता है, तो अगर पहले से रिट्रेसमेंट हो गया है तो ठीक है, ऊपर की साइड में जाके बिल्कुल जो है एकदम जो है खड़ा हो गया था। तो अब मजबूरी में लोगों को, अगर जिसको भी इस जो अडानी वाला मैटर फंसा था, उसके फैसले का इंतजार था, वो यहीं पे खरीदेगा, नीचे नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि नीचे जाएगा। तो अभी फैसला पेंडिंग है, बहुत सारे लोग इसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहीं पे रहेगा तो मजबूरी में उनको यहीं पे खरीदना पड़ेगा। और खरीदेंगे तो मार्केट आपको हमेशा फंसा के चलता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, और रिजल्ट भी साथ नहीं दिया, तो दोहरी मार पड़ गई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे है। अभी मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से अभी फिर से जो है ये 18 रुपये तक एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। 18 रुपये के नीचे आता है तो फिर थोड़ी दिक्कतें इसमें जो है वो बढ़ेंगी। सॉरी, 18 रुपये बोल रहा हूँ, 16 रुपये, 16.5 रुपये तक का इसका जो है ये सपोर्ट जोन है, जो मेरे पुराना फिबोनाची लेवल है, ये वाला लेवल है, जो पहले वाला 16 रुपये, जो यहाँ पे साइडवेज हो रहा था उस समय वाला लेवल। तो जब तक इस वाले लेवल के ऊपर ऊपर रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़िया सा आया था पुल बैक, या कह लीजिए कि मोमेंटम अपट्रेंड, तो फिर उसके बाद एक करेक्शन आना ही था, चाहे बहाना कोई भी हो, कैसा भी हो, वहीं एक रिट्रेसमेंट आया है। शेयर में अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, जब तक 16.5 रुपये के ऊपर रहेगा तब तक व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। हर 16.5 रुपये के डिप पे मेरा पर्सनल व्यू जो रहेगा वो ऐड करने का रहेगा, मैं इसमें जो है ऐड करने की सलाह दूंगा, या मुझे अगर कुछ करना हो इसमें तो मैं ऐड करूंगा। मेरे पास पहले से अगर क्वांटिटी है तो मैं बिंदास इसको होल्ड करके चलूंगा। जब नीचे और अगर जाता है 16.5 रुपये को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो फिर मैं देखूंगा कि हाँ इसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, बाहर निकलना है, कैसा पैटर्न बन रहा है, क्या इक्विटी से कैसा चार्ट बन रहा है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। जब तक 16.5 के ऊपर ऊपर है, मतलब ये रेंज के ऊपर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और 18 के अगर ऊपर है शेयर, तब तो कुछ सोचना ही समझना नहीं है, बिंदास इसको होल्ड करना है, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या आपका व्यू है, आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से गिरावट आ रही है। कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा, आगे भी अपडेट देता रहूँगा, ठीक है ना।
लाइक करिए।